हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड 12 यूनिट 7 जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मीन्स के स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो आज से हम ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बच्चों, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज पर्टिकुलर स्टेट की जो सेट एग्जाम होती है उसके लिए भी ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर देखा जाए तो ये जो टॉपिक है, इट इज अ बेस फॉर द जेनेटिक्स टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो टॉपिक्स का नाम वापस हम एक बार देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। काफी वेटेज है इसका। जैसे अगर देखा जाए तो जो यूनिट 7 है स्टैंडर्ड 12 का जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, अगर जो 10 यूनिट हम पकड़ते हैं कि लाइक स्टैंडर्ड 11 के 5 यूनिट्स होते हैं एंड स्टैंडर्ड 12 के 5 यूनिट्स होते हैं, इन सारी यूनिट में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारा जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज द ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो आपका स्टैंडर्ड 11 का लास्ट यूनिट है, यूनिट 5। सो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में। जो आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? तो जेनेटिक्स मीन्स इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, मीन्स के स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन, म्यूटेशन, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ये जो जेनेटिक वर्ड्स है, मीन्स के जेनेटिक्स, एक क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है कि वर्ड जेनेटिक वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू बेटेसन। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जेनेटिक वर्ड सबसे पहले किसने कॉइन किया था? तो यू शुड रिमेंबर द वर्ड जेनेटिक वाज कॉइन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डब्ल्यू बेटेसन। डब्ल्यू बेटेसन ने ये वर्ड्स को पहली बार कॉइन किया था, बेटेसन इन 1905 में। नाउ जेनेटिक कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। अब देखोगे तो जेनेटिक जो है ना, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। ये 2 वर्ड से बना हुआ है आपका जेनेटिक्स, दैट इज द हेरिडिटी एंड प्लस वेरिएशंस। नाउ इसका मतलब ये होता है कि जेनेटिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। मीन्स के जेनेटिक कंस्टिट्यूट्स ऑफ वर्ड्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सो फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है उसको हम समझने का ट्राई करते हैं। तो हेरिडिटी मतलब क्या होता है? तो हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो सिंपल डेफिनेशन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, या तो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि समझो सपोज कि मेरी जो हाइट है, तो ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है। मेरी जो हाइट है वो डिपेंड करता है मेरे पेरेंट्स की हाइट पे, तो ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है।
तो ये जेनेटिक कैरेक्टर मेरे पेरेंट्स से मेरे में जो ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। सो हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और from one generation to another generation is called heredity, that is called heredity. So this definition, ये जो heredity की definition है ये आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। Now दूसरा जो वर्ड है हमारा वेरिएशन। So what is variation? तो वेरिएशन मीन्स क्या होता है कि डिफरेंसेस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के जो कैरेक्टर है उसमें जो डिफरेंसेस है उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। सपोज के एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी एक बंदे की हाइट टॉल है और एक बंदा थोड़ा शॉर्ट है, तो यहाँ पे जो हाइट में जो डिफरेंसेस है, या तो आइस का कलर आप देख सकते हो कि भाई किसी बंदे की आइस का जो कलर है वो ब्लैक है और किसी बंदे की हाइट का कलर आइस का कलर ब्राउन है, तो ये जो डिफरेंसेस है दैट इज कॉल्ड अ वेरिएशन, इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। तो आपका जो जीनेटिक्स है ना, जीनेटिक्स आपके दो वर्ड से बना हुआ है। जीनेटिक्स मींस स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जीनेटिक्स वर्ड्स किसने फर्स्ट टाइम कॉइन किया था? डब्ल्यू बेटेसन। सो दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट एग्जाम, सो प्लीज रिमेंबर द वर्ड genetic was coined for the first time by W. Bateson in 1905। Now एक दूसरा भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि जो वेरिएशन है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, दो तरह के वेरिएशन होते हैं आपके। देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। एक जो आपका वेरिएशन होगा दैट इज सोमेटिक वेरिएशन, एक जो आपका वेरिएशन होगा दैट इज सोमेटिक वेरिएशन, सोमेटिक वेरिएशन। और दूसरा जो हमारा वेरिएशन होता है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन। So please remember, because it is also very important for your NEET exam as well as your SET exam, particular जो स्टेट के जो सेट एग्जाम लेते हैं वहां पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, as well as आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो वेरिएशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, एक होता है आपका सोमेटिक वेरिएशन और दूसरा होता है हमारा जर्मिनल वेरिएशन। अब थोड़ा हम इसको देख लेते हैं कि सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है, जर्मिनल वेरिएशन क्या होता है। सोमेटिक वेरिएशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि समझो कि अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ एंड मैं अपने 6 पैक्स बना लेता हूँ, 6 पैक्स में बना लेता हूँ, मतलब कि जिम में जाके अच्छी तरह से एक्सरसाइज करके जो हमको करनी चाहिए तो वहां पे जाके मैं 6 पैक्स बनाता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 6 पैक्स मैंने बनाए तो मेरे बच्चे में भी जो जन्म से ही 6 पैक्स होंगे, नहीं, बिकॉज ये एक आपका सोमेटिक वेरिएशन है। सोमेटिक वेरिएशन जो आपका नॉन इनहेरिटेंस होता है, नॉन इनहेरिटेंस होता है, मतलब कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते, नॉन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। तो याद रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ वेरिएशन डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, सो दैट इज द सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक जो वेरिएशन होता है इट इज इनहेरिटेंस, ये आपकी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। दूसरा जो हम देखते हैं जर्मिनल वेरिएशन, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उसको हम बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशन। आप देखो ना, सोमेटिक मतलब क्या होता है? बॉडी सेल, और जर्मिनल मतलब क्या होता है? जर्म सेल, मतलब हमारे जो गेमेट्स जो होता है। तो जर्मिनल वेरिएशन जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्मिनल वेरिएशन। आप देखोगे तो जो जर्मिनल वेरिएशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो जो जर्मिनल वेरिएशन होंगे ये दो तरह के होंगे, एक कंटिन्यूस होंगे और दूसरा नॉन कंटिन्यूस होंगे। मतलब कि आपके जर्मिनल वेरिएशन दो तरह के होंगे, एक कंटिन्यूस होंगे और दूसरे आपके
नॉन कंटिन्यूस होंगे, मतलब कि जो डिसकंटिन्यूस होंगे, मतलब कि कंटिन्यूस नहीं होते। तो नाउ कंटिन्यूस वेरिएशन, तो जर्मिनल वेरिएशन आपके दो तरह के हो गए। अब आप देखते हैं जैसे कि हम कंटिन्यूस वेरिएशन और दूसरा होता है आपका नॉन कंटिन्यूस वेरिएशन। नाउ जो कंटिन्यूस वेरिएशन होते हैं, मतलब कि ऐसे वेरिएशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कंटिन्यूस ट्रांसफर होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन। जो किसकी वजह से होता है? क्रॉसिंग की वजह से होता है। तो दैट इज द क्रॉसिंग की वजह से होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होगा। दूसरा जो नॉन कंटिन्यूस वेरिएशन होगा, जो म्यूटेशन की वजह से होता है, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कुछ जीनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर मतलब के चेंज हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है म्यूटेशन की वजह से। जैसे कि आप देखते हो सिकल सेल एनीमिया जो है बीमारी है एक तरह की, जो जीनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो जो होता है उसको हम बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशन, जो नॉन कंटिन्यूस होता है। तो लाइक जैसे उसमें हम बोल सकते हैं म्यूटेशन। तो बच्चों यहां पे हमने देखा कुछ बेसिक, हमने देखा कि भाई क्या होता है जीनेटिक्स, क्या होता है जीनेटिक, किससे बना है उसके बारे में हमने स्टडी की। देन वेरिएशन हमने देखा, हेरिडिटी क्या होता है वो हमने देखा। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब कि जो इनहेरिटेंस, जो कैरेक्टर होते हैं वो किस तरह से एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। कौन होता है जो इन कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ जीनेटिक्स। वेरिएशन क्यों होते हैं, मतलब कि जो लाइक समझो कि आपके घर में मतलब कि एक ब्रदर है एक सिस्टर है, तो ब्रदर की हाइट जो है वो थोड़ा लंबा है और जो सिस्टर की हाइट है वो थोड़ी छोटी है। तो ये वेरिएशन क्यों हुआ? दोनों है तो एक ही पेरेंट्स के प्रोजेनी, फिर भी ये वेरिएशन क्यों हुआ उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नाउ अब ये जो मतलब हमारा जो पूरा यूनिट है जीनेटिक एंड इवोल्यूशन, तो टू अंडरस्टैंड जीनेटिक एंड इवोल्यूशन प्रॉपरली, या तो जो जीनेटिक एंड इवोल्यूशन में जो हमारे 3 चैप्टर है, तो उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजी। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमको समझनी पड़ती है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये चैप्टर अगर ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, देन इस चैप्टर को हम थोड़ा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो कुछ हम बेसिक टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं कि कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो जीनेटिक्स मतलब इस चैप्टर में हम यूज करेंगे। जो बार बार कुछ वर्ड्स होंगे जो हम यूज करेंगे, तो उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है कैरेक्टर, तो फर्स्ट वर्ड जो होगा वो होगा कैरेक्टर एंड ट्रेट्स। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा दैट इज द कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर मीन्स व्हाट? तो कैरेक्टर मीन्स मॉर्फोलॉजिकल, मतलब कि कुछ इंडिविजुअल के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल मतलब कुछ फीचर्स होता है, मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल या तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टर्स। किसी भी इंडिविजुअल के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, मतलब कि फीचर्स होता है, या तो जो फिजियोलॉजिकल फीचर्स होता है, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर इज डिफाइंड एज अ morphological and physiological features of an individual is called characters। बराबर, लाइक जैसे कि मेरा मॉर्फोलॉजिकल, मैं कैसा दिखता हूं, ऑर्गेनिज्म कोई भी इंडिविजुअल होता है वो कैसा दिखता है, उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, वो कैसा दिखता है, उसका फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है कि उसकी स्किन का कलर क्या है। बराबर, या तो लाइक जैसे प्लांट हम देखते हैं तो किसी प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, किसी प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, मतलब विदाउट कलर होते। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर्स। और जो आपका ट्रेट होता है, तो ट्रेट
इज इट्स ए डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम ईच अदर, कि लाइक जैसे कि मेरे कुछ कैरेक्टर है उसको मैं बोलूंगा ट्रेट्स, सो दैट इज कॉल्ड द ट्रेट्स। दूसरा जो हमारा मतलब टर्मिनोलॉजी होगा वो होगा हमारा जीन्स। व्हाट इज जीन्स? जीन्स क्या होता है? तो जीन्स इज अ मेंडेलियन फैक्टर्स। जीन्स आप देखोगे ना तो ये एक मेंडेलियन फैक्टर होता है विच इज सिचुएटेड ऑन द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होता है ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो किसी भी इंडिविजुअल की जो पेयर होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयर होती है, उसके पर्टिकुलर जगह पे कुछ जीन्स होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं, मतलब कि कुछ एमिनो एसिड्स की पेयर होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का बायोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा होगा वो डिसाइड करने वाला जो फैक्टर होता है, मेंडेलियन फैक्टर होता है, जो क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होता है, पर्टिकुलर लोकस पे सिचुएटेड होता है, उसको हम बोलते हैं जीन। तो सिंपल अगर हम डेफिनेशन बोले जीन्स की, सिंपल डेफिनेशन होती है कि जीन इज अ मेंडेलियन फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिचुएटेड ऑन अ स्पेसिफिक लोकस ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल, सो दैट इज कॉल्ड अ जीन, उसको हम बोलेंगे जीन। अंडरस्टूड? नाउ एलील की हम बात करते हैं। एलील, एक एलील भी आता है। तो जीन्स बच्चों आपको मालूम पड़ गया होगा कि कोई भी इंडिविजुअल होता है उसके जो होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयर होती है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर पे पर्टिकुलर जगह पे जीन्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के बायोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होगा वो डिसाइड करता है, उसको हम बोलते हैं जीन। नाउ थर्ड जो होगा आपका वो होगा एलील, एलील्स। सो व्हाट इज एलील्स? अब याद रखो एलील्स मतलब क्या होता है कि एलील्स मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल के हर एक कैरेक्टर के लिए देयर इज अ पेयर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स, पेयर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल जो होगा उसके हर एक कैरेक्टर के लिए, फॉर ईच कैरेक्टर देयर इज अ पेयर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर। लाइक जैसे आप देखो तो अगर हम बात करें कि जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट की जो हाइट होगी उसके लिए दो फैक्टर्स होंगे, दो फैक्टर होंगे। एक तो कैपिटल टी हो सकता है, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या तो दोनों स्मॉल टी हो सकता है। तो आप देखोगे ना तो ये जो कैपिटल टी है जो डिसाइड करता है कि प्लांट की हाइट क्या होगी, मतलब कि ये एक कैरेक्टर हो गया ना। हमने हाइट ले ली तो हाइट इज अ कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट, प्लांट का कैरेक्टर हो गया। अब ये कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए प्लांट के मतलब कि जो क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर मेंडेलियन फैक्टर होगा, बट ये जो फैक्टर होगा ये पेयर में होंगे, पेयर में, बराबर। कैपिटल टी या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, बराबर। तो ये पेयर में जो होंगे उसको हम बोलते हैं एलील, दैट इज कॉल्ड एलील। तो एलील की अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन देखते हैं, जस्ट 1 मिनट, एलील की अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन देखते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एलील इज अ पेयर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स विच इज सिचुएटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ इंडिविजुअल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजियोलॉजिकल एंड आप देखोगे तो बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, उसको हम बोलते हैं एलील, उसको हम बोलते हैं एलील। नाउ तो एलील मतलब क्या होता है कि ये पेयर होती है फैक्टर की, ये पेयर होती है फैक्टर की। जैसे आप देखोगे कैपिटल टी, लाइक जैसे कि हमारा जो सेक्स क्रोमोसोम होता है तो उसमें होता है हमारा, अगर मेल है तो XY होगा। तो आप देखो यहाँ पे दो फैक्टर है X और Y, ये दोनों फैक्टर हमारा एक कैरेक्टर डिसाइड करता है, दैट इज द सेक्स ऑफ एन ह्यूमन का सेक्स क्या होगा, वेदर वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो उसके लिए दो पेयर है हमारे सेम लोकस पे, सेम एक ही जगह पे, दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे उसके दोनों एक ही जगह पे ये पेयर में होगा, उसको हम बोलेंगे एलील्स। जैसे अगर फीमेल होगा तो ये होगा आपका XX, फीमेल होगा तो ये होगा आपका XX, तो ये पेयर में होगा। नाउ तो उसको हम बोलते हैं एलील्स।
अब ये एलील्स में क्या होता है कि आपके डोमिनेंट एलील्स भी होते हैं और रिसेसिव एलील्स भी होते हैं, मतलब कि डोमिनेंट फैक्टर्स एंड रिसेसिव फैक्टर्स। तो डोमिनेंट क्या होते हैं? सो डोमिनेंट एलील्स। अब डोमिनेंट एलील्स की मैं अगर बात करूं कि लाइक जिसे हम देखते हैं कि अगर कैपिटल टी होगा तो प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। कैपिटल टी होगा तो प्लांट टॉल होगा। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होगा तो प्लांट, तब भी प्लांट टॉल होगा। एंड स्मॉल टी होगा तो प्लांट आपका डॉर्फ होगा। प्लांट आपका डॉर्फ होगा, डॉर्फ। तो यहां पे आप देखते हो ना, तो ये जो टी है, अगर ये टी दूसरा टी प्रेजेंट होगा तब भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मतलब कि अब मेंडेलियन फैक्टर या तो फैक्टर्स, अब मेंडेलियन फैक्टर विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर फैक्टर्स इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। मतलब कि ऐसा फैक्टर, ऐसा मेंडेलियन फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, चाहे दूसरा फैक्टर हो या ना हो, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील्स या तो डोमिनेंट फैक्टर्स। उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर्स। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं अब कैरेक्टर्स, अब फैक्टर या तो एलील्स, अब फैक्टर विच इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील। आप देखोगे तो मेंडेल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, तो उसमें F1 जनरेशन में आप देखोगे तो किसी एक ही पेरेंट्स के कैरेक्टर जो जनरेशन होती है F1 जनरेशन में, उसमें दिखता है। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। अब देखो ये कैपिटल टी जो है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे दूसरा टी हो या ना हो। ये स्मॉल टी है ना, फिर भी ये कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और दूसरा जो फैक्टर है उसको सप्रेस कर रहा है। मीन्स के डोमिनेंट एलील मतलब क्या होता है? या तो फैक्टर, अ फैक्टर विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर फैक्टर्स एंड सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर फैक्टर्स इज कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर्स। उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट एलील्स या तो डोमिनेंट फैक्टर्स, बराबर। जबकि जो रिसेसिव फैक्टर जो होते हैं, रिसेसिव फैक्टर मतलब कि अ फैक्टर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फैक्टर्स, बराबर, अदर फैक्टर्स। अब जैसे देखो तो ये जो डोमिनेंट एलील जो होता है ना, वो आप देखोगे तो होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन, दोनों कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है कि कौन सा डोमिनेंट एलील्स या तो रिसेसिव एलील, तो कौन सा है जो दोनों कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब देखो यहाँ पे दोनों कैपिटल टी मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन है, दिस इज द होमोजाइगस कंडीशन। ये आप देखोगे हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब कि एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, मतलब कि ये आपका प्योर नहीं है, हाइब्रिड है, दिस इज प्योर, बराबर। ये आप देखोगे तो ये आपका प्योर है, क्योंकि दोनों कैपिटल टी है ना, ये आपका हाइब्रिड है, बराबर। तो जो डोमिनेंट एलील होता है, डोमिनेंट एलील होता है ना, विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। वेरेज जो रिसेसिव एलील्स होता है विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फैक्टर्स। अब देखो यहाँ पे भी ये स्मॉल टी तो है, बट ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी है। तो कैपिटल टी आ गया ना, तो जो दब जाता है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बराबर। तो मतलब कि जो रिसेसिव एलील्स होते हैं या तो जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, दे कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ अदर फैक्टर्स।
अदर फैक्टर, दूसरे जो एलील्स होते हैं या ट्रेट्स होते हैं, उनके एब्सेंस में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट्स या तो रिसेसिव एलील्स। रिसेसिव एलील्स, तो जो रिसेसिव एलील होता है वो ऑलवेज अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। अब देखो दोनों स्मॉल टी होगा, तब जाके प्लांट की हाइट डॉर्फ होगी, तब जाके प्लांट की हाइट डॉर्फ होगी। सो ये जो हमने देखा डोमिनेंट एलील हमने देखा, रिसेसिव एलील हमने देखा। नाउ अब हम देखते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन ये भी आपको समझने बहुत जरूरी है। F1 जनरेशन जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फिलाइल जनरेशन। F1 जनरेशन दैट इज ऑल्सो नोन एज अ फर्स्ट फिलाइल जनरेशन, फर्स्ट फिलाइल जनरेशन। नाउ ये क्या होता है, तो मेंडेलियन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट पे, जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो एक्सपेरिमेंट में जो सेकेंड स्टेज होता है, आपको ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट इज F1 जनरेशन। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, द सेकेंड स्टेज ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड F1 जनरेशन या तो फर्स्ट फिलाइल जनरेशन। इतना लंबा अगर आप याद नहीं रख सकते हो तो इतना ही आपको याद रखना है कि मेंडेलियन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो सेकेंड स्टेज था, सेकेंड जो स्टेज था दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन। और F2 जनरेशन मींस के थर्ड स्टेज ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड F2 जनरेशन, मतलब के सेकेंड जनरेशन। स्टेज कौन सा होगा, थर्ड स्टेज ऑफ अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। सेकेंड जनरेशन थर्ड स्टेज ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड स्टेज ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, सो दैट इज कॉल्ड F2 जनरेशन एज वेल एज F1 जनरेशन। नाउ तो ये जो हमने कुछ टर्मिनोलॉजी की हमने बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, या तो टू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली यू शुड अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी very clearly, but then to understand the chapter you can understand the chapter very easily if you understand the terminology properly. Otherwise it is very difficult to understand the chapter because you cannot understand the terminology properly, so it is difficult to understand the chapter properly. So please go through it properly and then start the chapter. Now अब हम देखते हैं कि मेंडल के बारे में बात हम करते हैं। मेंडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, पूछा ही जाता है नीट के एग्जाम में। हु इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, तो प्लीज रिमेंबर के मेंडेलियन इज नोन एज अ मेंडल इज known as a father of genetics, father of genetics, इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। आपकी नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, सो मेंडल इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। अंडरस्टूड। नाउ दूसरा एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, बराबर के नीट में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किए जाते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि हु इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, किनको हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होना है, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, सो देन मेंडल। बट अगर क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि हु इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, क्वेश्चन क्या है कि हु इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, नॉट जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स। किनको हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं, तो W. बेटेसन इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। W. बेटेसन जिन्होंने जेनेटिक वर्ड्स दिया था, जिन्होंने जेनेटिक, हु कॉइन्ड द वर्ड जेनेटिक, मतलब W. बेटेसन के बारे में आपको दो चीज याद रखनी है।
बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल नीट में इस चैप्टर में से 4 से 5 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम सिर्फ 4 क्वेश्चन लेके चलते हैं तो भी हमारे 16 मार्क्स होते हैं, तो 16 मार्क्स इज नॉट अ मतलब कि कम मार्क्स नहीं है ये। तो हु इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? सो डब्ल्यू बेटेसन इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। नाउ दूसरा भी एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किनको हम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर बोलते हैं? तो मॉर्गन। सो मॉर्गन इज नोन एज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। हम यहां पे हर एक वो क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो आपकी नीट की एग्जाम में पूछा जा सकता है, नीट की एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो ये 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंडल इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, बराबर, डब्ल्यू बेटेसन इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स एंड मॉर्गन इज नोन एज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिनको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। नाउ अब एक चीज याद रखना है कि इन 1866 मेंडल हैड अनाउंस दैट कि हेरिडिटी इज कंट्रोल बाय द सम पार्टिकल विच इज नोन एज अ फैक्टर। मेंडल ने, क्योंकि जब मेंडल ने स्टडी की थी ना तब जीन्स किसी को नहीं मालूम था, जीन्स वर्ड्स आया ही नहीं था, क्रोमोसोम के बारे में कोई जानता नहीं था, इवन मियोसिस क्या होता था वो भी किसी को मालूम नहीं था। मतलब कि जो सेल डिवीजन होता है तो उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, बट ये वर्ड्स किसी को नहीं मालूम था। फिर भी मेंडेलियन ने काफी हद तक एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से प्रूव किया था, जबकि उन्होंने ये पार्टिकल देखा नहीं था। तो याद रखना है कि इन 1866 so Mendel had announced that heredity was controlled by the some particle which is known as a factor, so Mendel ने 1866 में एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बताया कि जो कैरेक्टर होते हैं हेरिडिटी, मतलब कि हेरिडिटी मीन्स क्या होता है कि जेनेटिक कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि लाइक जैसे कि जो टॉल प्लांट होता है तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो भी टॉल होते हैं, या तो एक समझो कि गार्डन पी प्लांट है जिसके फ्लावर का कलर येलो है, तो उसको अगर हम मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन से वो दूसरे प्लांट को जन्म देगा तो उसके भी जो फ्लावर का कलर होता है वो येलो होता है। तो मतलब यहाँ पे येलो फ्लावर, या तो लाइक जैसे अब देखोगे तो हॉर्स रिजेंबल्स टू अदर हॉर्स, दूसरे घोड़े जैसा ही दिखेगा, बिकॉज जो हॉर्स होता है वो सिर्फ हॉर्स को ही जन्म दे सकता है। तो ये जो कैरेक्टर होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं, वो किस तरह से मतलब कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके बारे में मेंडल ने स्टडी की थी। और स्टडी करने के बाद 1866 में मेंडल ने बताया था कि हेरिडिटी वाज कंट्रोल्ड बाय द पार्टिकल विच इज नोन एज अ फैक्टर्स, नाउ अब आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मेंडल ने जो अपनी स्टडी की थी, मेंडल ने जो स्टडी की थी हेरिडिटी के लिए, वो कौन से प्लांट पे किया था, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गार्डन पी प्लांट पे किया था, ऑन गार्डन पी प्लांट। ये क्वेश्चन भी आपको बच्चों नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल ने अपनी जो इनहेरिटेंस मतलब हेरिडिटी के बारे में जो स्टडी की थी तो वो कौन से प्लांट पे की थी, तो गार्डन पी प्लांट विच इज कॉमनली नोन, जिसका जेनेरिक नाम है पाइसम सेटिवम। प्लीज रिमेंबर ये क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। सो पाइसम सेटिवम। सो मेंडल
study his heredity on a garden pea plant which is known as a Pisum sativum. Pisum sativum. Now, अब मेंडल ने अपनी स्टडी कब स्टार्ट की थी और कब कंप्लीट की थी, ये क्वेश्चन भी आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा। कि एक तो याद रखना है कि मेंडल ने कौन से प्लांट पे स्टडी की थी, तो गार्डन पी प्लांट। हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने गार्डन पी प्लांट को ही क्यों अपने स्टडी के लिए सिलेक्ट किया था, क्योंकि इसके बारे में भी आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो वो अभी हम वन बाय वन हम देखते हैं पूरा। तो गार्डन पी प्लांट पे आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। आपकी नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा कि मेंडल ने अपनी जो स्टडी कब स्टार्ट की थी और कब कंप्लीट की थी, ये ईयर के साथ आपकी नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट इन 1856। 1856 में मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था 1865 में। 1865। सो दिस, ये जो ईयर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। प्लीज रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। नाउ, अब दूसरा जो हम देखते हैं, तो मेंडल ने जो अपनी जो बुक्स है उसमें भी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, बराबर। जो उनकी बुक्स का नाम था वो था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये जो बुक्स थी उनमें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताई थी। हाँ, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो काफी हद तक, मतलब कि कुछ सालों तक, मतलब कि करीबन आप समझो ना 1900 तक मेंडल के एक्सपेरिमेंट को सीरियसली नहीं लिया गया था। फिर कुछ 3 साइंटिस्ट थे, जैसे ह्यूगो डी व्राइस और दूसरे कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को वापस स्टडी किया और उन्होंने ये बताया कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था हेरिडिटी के बारे में और गार्डन पी प्लांट, वो काफी हद तक राइट है। फिर जाके उनको क्रेडिट दी गई थी। मतलब कुछ सालों तक तो उनके एक्सपेरिमेंट को क्रेडिट भी नहीं दिया गया था कि भाई कुछ भी है, नहीं है, ये है, वो है, तो नहीं दिया गया था। बट 1900 में कुछ साइंटिस्ट थे, 2 या 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में और फर्दर स्टडी की एंड देन बताया कि भाई मेंडल का एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक राइट है। और आज की तारीख में भी कुछ मेंडल ने जो लॉ बनाए थे, 4 लॉ बनाए थे कि भाई लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, लॉ ऑफ इंडिविजुअल असॉर्टमेंट था। तो कुछ जो लॉ थे वो राइट माने गए थे, कुछ लॉ को रॉन्ग माना गया था, मतलब कि जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं थे, बराबर। उनके कुछ लॉ थे जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया था क्योंकि वो रॉन्ग प्रूव हो रहे थे, बराबर। वो भी हम बाद में स्टडी करेंगे। नाउ, अब ये तो हमने चलो देख लिया। अब आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर, तो मेंडल ने एक तो गार्डन पी प्लांट को अपनी स्टडी के लिए सिलेक्ट किया था। तो उन्होंने गार्डन पी प्लांट जो स्टडी के लिए सिलेक्ट किया था, मतलब कि पाइसम सेटिवम, तो उन्होंने 7 कैरेक्टर के बारे में स्टडी की थी। ये आपको नीट की एग्जाम में पूछा जाता है। जो आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स है, एनसीईआरटी की जो आपके टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर पेज नंबर 70 पे आपको दिया हुआ है। पेज नंबर 70 पे दिया हुआ है। ये आप देखोगे तो ये जो कैरेक्टर है, ये जो 7 कैरेक्टर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। प्योर कैरेक्टर लिए थे मेंडल ने और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। अब देखो एक एक कैरेक्टर को हम अभी यहाँ पे स्टडी करते हैं, बराबर। कौन से कैरेक्टर लिए थे, तो ये पूरा टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज आप यहाँ पे लिख लो कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। कौन से कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे, और वो कौन कौन से थे कैरेक्टर, वो आपको याद रखना है, बराबर। तो एक तो याद रखो कि मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे वो मतलब कि जो प्लांट लिए थे, गार्डन पी प्लांट लिया था, वो प्योर प्लांट लिया था, प्योर प्लांट था। मतलब कि समझो कि फर्स्ट जो है हमारा वो है सीड का शेप, सीड शेप। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो होगा आपका सीड शेप। तो मेंडल के पास जो गार्डन पी प्लांट थे उसमें 2 तरह के सीड थे।
कुछ ऐसे गार्डन पी प्लांट थे कि जिनका सीड राउंड था, और कुछ ऐसे गार्डन पी प्लांट थे कि जिनका जो सीड का जो शेप था ना वो रिंकल था, रिंकल मतलब कि राउंड एंड रिंकल। तो राउंड को उन्होंने डोमिनेंट लिया था और जो रिंकल था उसको उन्होंने रिसेसिव लिया था। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव, रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, यहां पे सी आएगा। सो डोमिनेंट एंड रिसेसिव। नाउ तो फर्स्ट जो अब बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा कि क्या लेता। फर्स्ट सीड शेप, मतलब कि जो पी प्लांट थे तो कुछ ऐसे पी प्लांट थे कि जिनका सीड का शेप राउंड था और कुछ ऐसे था कि जिनका सीड का शेप रिंकल था। तो राउंड एंड रिंकल, रिंकल बराबर। राउंड मतलब डोमिनेट जो लिया था तो वो कैपिटल आर लिया था, और जो रिंकल था उसको स्मॉल आर लिया था, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो फर्स्ट अब जैसे देखते हो आप सीड शेप हो गया। सेकेंड था मतलब के सीड कलर, जो सीड थे वो दो तरह के मतलब कलर थे, एक येलो कलर था और दूसरा ग्रीन कलर था। तो सीड कलर, तो एक आपका जो कलर था वो कैसा था, येलो कलर था, येलो। तो येलो को उन्होंने डोमिनेंट लिया था कैपिटल वाई, और जो रिसेसिव था दूसरा जो सीड मतलब कि कुछ गार्डन पी प्लांट थे जिनके सीड का कलर ग्रीन था, दोनों थे तो प्योर। अब देखो कैपिटल आर था, वो भी हम बाद में देखेंगे। ग्रीन दैट इज द वाई। तो सेकेंड कैरेक्टर क्या हो गया आपका, सीड कलर, सीड का कलर कैसा था। थर्ड जो था वो था फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर कैसा था, फ्लावर कलर मतलब कि कुछ गार्डन पी प्लांट थे जिनके फ्लावर का कलर वायलेट था, और कुछ गार्डन पी प्लांट थे जिनका फ्लावर का कलर वाइट था, मतलब कि बिना कलर वाले थे, फ्लावर कलर। तो कुछ थे जिनका कलर वायलेट था, वायलेट कैपिटल बी आप ले सकते हो, एंड वाइट, वाइट जिसको हम स्मॉल वी ले सकते हैं, स्मॉल वी बराबर। व्हाइट मतलब डब्ल्यू नहीं लेना है क्योंकि दोनों सेम ही लेना है। जैसे हम लिखते हैं ना कि लाइक जैसे टॉल, तो टॉल के लिए हम क्या लेते हैं, कैपिटल टी लेते हैं, ये भी याद रखना है। एंड डॉर्फ के लिए फिर हम डी नहीं लेंगे, स्मॉल टी लेंगे। तो जिससे आपको मालूम पड़ जाता है कि कैपिटल टी मतलब जो डोमिनेंट होगा, मतलब कि जो ऐसा एलील या सो ऐसा ट्रेड जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, बराबर, चाहे दूसरा फैक्टर हो या ना हो फिर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, बराबर। नाउ तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर का जो आपका कैरेक्टर था वो था पोड शेप। पोड का शेप कैसा था, तो फूल थे और कॉन्ट्रिक्टेड थे, बराबर। तो पोड शेप तो फूल जिसको हम कैपिटल एफ ले सकते हैं, और कॉन्स्ट्रिक्टेड जिसको हम स्मॉल एफ भी ले सकते हैं, स्मॉल एफ भी आप ले सकते हो, बराबर। नाउ उसके बाद था पोड कलर। तो पोड कलर में आप देखोगे ना तो दो तरह के पोड कलर थे। कुछ ऐसे गार्डन पी प्लांट थे जिनका पोड का कलर ग्रीन था, और कुछ ऐसे गार्डन पी प्लांट थे जिनका पोड का कलर येलो था। these characters are very important for your NEET एग्जाम एज वेल एज योर पर्टिकुलर स्टेट वाइज जो सेट एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इवन बोर्ड के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पोड का शेप भी था और पोड का कलर भी था। तो दो तरह के पोड कलर थे, एक था आपका ग्रीन थे जो डोमिनेंट था कैपिटल जी, और दूसरे कुछ ऐसे भी पोड थे कि जिनका कलर येलो था, येलो जो आपका डोमिनेंट नहीं था, रिसेसिव। तो 5 कैरेक्टर हो गए आपके। दूसरा था आपका फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की जो पोजीशन थी तो आप देखोगे ना तो फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कहां पे उगते थे, फ्लावर पोजीशन। तो आप देखोगे ना तो दो तरह की पोजीशन थी,
मतलब कि कुछ गार्डन पी प्लांट में फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे होता था, कुछ गार्डन पी प्लांट पे फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पे होता था। तो एक्सियल, बराबर, एक्सियल मतलब हम कैपिटल ए ले सकते हैं, टर्मिनल, टर्मिनल जिसको स्मॉल ए ले सकते हैं, स्मॉल ए ले सकते हैं, टी नहीं लेना है, टी नहीं लेना है। इसके बाद था स्टेम की हाइट, स्टेम हाइट, स्टेम हाइट, तो दो तरह के प्लांट थे, कुछ प्लांट थे जिनकी हाइट टॉल थी तो कैपिटल टी, बराबर, एंड डॉर्फ तो स्मॉल टी। तो ये जो 7 कैरेक्टर, सो मेंडल ने गार्डन पी प्लांट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था, मेंडल ने गार्डन पी प्लांट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था, हेरिडिटी का जो एक्सपेरिमेंट था उसके लिए, बराबर। तो उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अब देखो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक प्लांट कुछ टॉल थे तो डॉर्फ, मतलब कॉन्ट्रास्ट हो गए ना आपका, टॉल डॉर्फ, बराबर। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। दूसरा, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट पे, तो जो उन्होंने गार्डन पी प्लांट सिलेक्ट किए थे ना, वो प्योर ट्रेट्स लिए थे, प्योर ट्रेट्स, या तो प्योर ब्रीडिंग ट्रेट्स या तो ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट्स लिए थे। लाइक जैसे कि अगर स्टेम हाइट देखो तो उन्होंने दोनों कैपिटल टी कैपिटल लिया था, प्योर प्योर लिया था। अगर डॉट था तो वो भी आपका प्योर था, ऐसा नहीं कि मतलब टॉल है तो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, नहीं, ये नहीं था, दोनों उन्होंने प्योर लिया था। मतलब ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा कि मतलब कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट तो लिया था बट प्योर ब्रीडिंग ट्रेट्स लिए थे, प्योर ट्रेट्स लिए थे, प्योर ट्रेट्स, होमोजाइगस, होमोजाइगस लिए थे। वो टॉल प्लांट होगा तो वो होमोजाइगस टॉल प्लांट लिया था, कैपिटल टी वाला, बराबर। जो डॉर्फ था वो होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट था, स्मॉल टी था, स्मॉल टी था। नाउ तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बोर्ड की, नीट की, पर्टिकुलर जो सेट की एग्जाम होती है उसके लिए ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कौन से कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे, बराबर। 7 कैरेक्टर के बारे में उन्होंने स्टडी की थी, सीड शेप, सीड कलर, बराबर, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर एंड स्टेम हाइट, स्टेम हाइट। तो ये 7 कैरेक्टर उन्होंने लिए थे। नाउ एक आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में एज वेल एज नीट के एग्जाम में कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट को क्यों चूज किया था? व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट फॉर द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि मेंडल ने क्यों गार्डन पी प्लांट को ही लिया था, बराबर। तो एक जो फर्स्ट होगा आपका, तो वो ये हो सकता है आपका कि गार्डन जो पी प्लांट थे उसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इजीली होता था। मतलब कि फर्स्ट आप देखोगे तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। तो एक क्या था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब क्या होता था कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट क्यों लिया था? तो एक कि गार्डन पी प्लांट पे इजीली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता था। एक क्या होता था कि जो गार्डन पी प्लांट थे वो सेल्फ पोलिनेशन करते थे, क्योंकि उनके जो फ्लावर थे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, तो सेल्फ पोलिनेशन होता था। तो इसको इमेस्क्युलेशन से, मतलब कि बाइसेक्सुअल प्लांट होगा, मतलब जिसमें क्या होगा कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर के अंदर होगा। तो मेंडल ने ये देखा कि मतलब कि जो स्टेमेन है, स्टेमेन को कट कर सकते हैं, मतलब इमेस्क्युलेशन कर सकते हैं, इमेस्क्युलेशन करके उसको आप फीमेल में कन्वर्ट कर सकते थे, बराबर। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजीली हो जाता था गार्डन पी प्लांट पे। देयरफॉर मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सेकेंड था कि गार्डन पी प्लांट एनुअल प्लांट था, एनुअल प्लांट था, मतलब कि एनुअल प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल एक ही साल में कंप्लीट करते थे।
मतलब अगर आप स्टडी के समझो कि आपने अगर ह्यूमन को लिया होता तो एक बच्चा एक फादर है बराबर, अब ये फादर कि जो कैरेक्टर है वो उसके बच्चे में आगे किस तरह से जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये फादर शादी करेगा फिर उसके बच्चे जन्मेंगे बराबर। अब इस बच्चे के बच्चे में मतलब कि फादर की हाइट समझो टॉल है तो बच्चा भी टॉल है, अब ये बच्चे का बच्चा टॉल होगा तो उसके लिए वापस आपको वेट करना पड़ेगा, भाई बच्चा 21 साल का होगा देन शादी करेगा तो 25 साल समझो हो गए, तो 25 साल के बाद वो बच्चा पैदा कर मतलब आपको 25 ईयर्स वेट करना पड़ता है। जबकि गार्डन पी प्लांट एनुअल प्लांट थे, मतलब कि वो अपनी जो लाइफ साइकिल थी वो एक ही साल में कंप्लीट करते हैं बराबर। इसकी वजह से जो स्टडी होती है इनहेरिटेंस वो इजीली हो जाती है, स्टडी जो होती है वो इजीली हो जाती है। दूसरा कि गार्डन पी प्लांट के जो फ्लावर थे दे हैड बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आप इजीली मतलब कि बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या होगा कि जो सेल्फ पोलिनेशन वो इजी होगा, मतलब कि यहाँ पे आपको ट्रू ब्रीडिंग आपको मिल जाएंगे, ट्रू ब्रीडिंग। पर अगर बाइसेक्सुअल नहीं होगा मोनोसेक्सुअल मतलब यूनिसेक्सुअल होगा ना, तो वहां पे क्या होगा आपका कि ऑब्वियसली वहां पे क्रॉस पोलिनेशन होने वाला है, तो वहां पे आपको ट्रू कैरेक्टर नहीं मिल सकते, ट्रू कैरेक्टर आपको नहीं मिल सकते। तो एक तो बाइसेक्सुअल था इसकी वजह से और इजीली अवेलेबल था, इजीली उसको ग्रो कर सकते थे। तो ये सारे कैरेक्टर की वजह से मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया था, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया था बराबर। तो बच्चों यहाँ पे आज का जो हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा, इंट्रोडक्शन बराबर, तो आज हमने देखा जीनेटिक्स के बारे में स्टडी किया, कुछ हमने टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी की, फिर मेंडल ने कौन से प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में स्टडी की हमने बराबर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस या तो इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो सकता है। तो प्लीज आप जो मेरा आने वाला वीडियो लेक्चर है मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो भी आप देखिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर नीट एग्जाम। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग today's lecture. So keep watching, keep studying and take care. Thank you.